हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 5 फरवरी को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है ऑन उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है और आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड सेकेंड स्टेट बनने वाला है गोवा के बाद, जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो बेसिकली आर्टिकल में यूसीसी क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज़ादी के समय में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या डिबेट थी यूसीसी को लेकर के, इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो उत्तराखंड में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है बिल, उसमें क्या प्रोविजंस हैं वो सारी चीज़ें समझेंगे। इसके अलावा लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है, जो रिकमेंडेशन है 21st लॉ कमीशन की, वो भी बात करेंगे। प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट कवर किए जाएंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो है अनएंडिंग वॉर्स। ये फिशरमैन इशू के ऊपर आया है, इंडिया श्रीलंका के, इस पे हम बात करेंगे। और हमारा जो लास्ट आर्टिकल है वो है माइक्रो क्रेडेंशियल्स, द नेक्स्ट चैप्टर इन हायर एजुकेशन। जो शॉर्ट ड्यूरेशन लर्निंग कोर्सेज हैं उनके बारे में बात की जाएगी कि उन्हें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्यों जो है इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। तीनों आर्टिकल डिस्कस करेंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। आपके फीडबैक वैल्यूएबल हैं, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक नीचे दी हुई है, या फिर आप सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च करिए और वहाँ से भी आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है ऑन उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में दिया हुआ है, DPSP का पार्ट है और लगातार इस पर प्री और मेंस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कवर करेंगे। उत्तराखंड में रिसेंटली यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लेकर आया जा रहा है जो कि लॉन्ग 4 डे सेशन में पास होने वाला है। ये कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, इसलिए ये आर्टिकल न्यूज़ में आया है। इसके अलावा सिर्फ गोवा एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पर यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा इंडिया में किसी भी पार्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है अभी तक के। ये सेकंड स्टेट होगा आफ्टर गोवा। क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये समझ लेते हैं। यूसीसी सीक्स टू क्रिएट यूनिफॉर्म सेट ऑफ लॉज टू रिप्लेस द डिस्टिंक्ट पर्सनल लॉज ऑफ एवरी रिलीजन। जो रिलीजन के पर्सनल लॉ हैं, हर रिलीजन के अलग अलग हैं, तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन एंड इनहेरिटेंस, इन सब्जेक्ट्स में, इन विषयों में एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ लॉ बनाने की बात की जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये आर्टिकल 44 में DPSP में दिया गया है। इसका मतलब ये एक स्टेट के लिए क्या है, मॉरल ऑब्लिगेशन है कि स्टेट को यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट करना चाहिए। द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीज़न अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पूरे देश में, पूरी देश की जो टेरिटरी है उसमें यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है स्टेट को। ठीक है, इसे DPSP क्यों बनाया गया ये समझ लेते हैं। उस समय जब डिबेट चल रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो मेंबर नज़ीरुद्दीन अहमद फ्रॉम बंगाल, इन्होंने आर्गू किया था कि अगर हम यूसीसी करते हैं तो फंडामेंटल राइट जो 25 में दिए हुए हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसमें हो सकता है क्या हो, बाधा आ जाए। ये फंडामेंटल राइट जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है, ये हो सकता है कॉन्ट्राडिक्टरी हो किसके, यूसीसी के। इसमें पर्सनल लॉ को खुद ही मैनेज करने की बात की गई है। पर्सनल लॉ के थ्रू अपने रिलीजन की जो भी चीज़ें हैं वो खुद आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है, वायलेशन हो सकता है आर्टिकल 25 का, अगर हम यूसीसी लाते हैं तो। के मुंशी का कहना अलग था। उनका ये कहना था कि यूसीसी वुड नॉट डिफीट द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन को डिफीट नहीं करता है। इनफैक्ट ये महिलाओं में इक्वलिटी प्रमोट करेगा। और ऐसे कई सारे ऐसे जेंडर इनसेंसिटिव लॉज हैं
पर्सनल लॉज हैं जिसको ये रिपील करने में हेल्प करेगा और जेंडर जस्टिस एंश्योर करेगा। तो के मुंशी जी का दूसरा कहना था। तो अलग अलग सेक्शन के लोग थे, जो कुछ लोग चाहते थे यूसीसी हो, कुछ माइनॉरिटीज़ में जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि यूसीसी हो। उनके हिसाब से ये आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायलेशन हो सकता है। अंबेडकर जी का क्या कहना था? उन्होंने कहा कि इसे प्योरली वॉलेंट्री रखना चाहिए इनिशियल स्टेजेस में। इनिशियल स्टेजेस में अगर ये वॉलेंट्री रहेगा तो अच्छा रहेगा। हम ज़बरदस्ती कम्युनिटीज़ पे इम्पोज नहीं कर सकते यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसके बाद मैटर जो है 5-4 मेजॉरिटी से सेटल हुआ विथ द सब कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स हेडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जो सब कमिटी थी फंडामेंटल राइट्स में, उसमें 5-4 मेजॉरिटी से ये सेटल हुआ और इसे डीपीएसपी में रखा गया, फंडामेंटल राइट्स में नहीं रखा गया। ठीक है, तो डीपीएसपी में रखने का मतलब कि लॉ बनाया जाएगा स्टेट के द्वारा फ्यूचर में। तो अभी तक के इससे रिलेटेड लॉस नहीं आए हैं, लेकिन डीपीएसपी में है, इसका मतलब लॉस बना सकती है कौन? सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अबाउट द उत्तराखंड यूसीसी। 2022 जून में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी विच वॉज हेडेड बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। मेन इनका मैंडेट क्या था? टू एग्जामाइन वेज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को किस तरीके से राज्य में इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके लिए एक पर्टिकुलर कमेटी बनाई गई थी जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? रंजना प्रकाश देसाई ने। कुछ एसटी एमएलएज हैं, उनका ये कहना था कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनकी कंसेंट नहीं ली गई और वो नहीं चाहते कि यूसीसी बने, है ना। 2.9% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन आर ट्राइबल कम्युनिटी। जो एसटी कम्युनिटी है उनकी पॉपुलेशन लगभग 3% के आसपास है। गुज्जर ट्राइब को भी थोड़ा डर था कि जो बनाए जा रहे हैं यूसीसी के लॉज, वो हो सकता है कि उनके जो पर्सनल कस्टम्स हैं उसके अगेंस्ट में हो, क्योंकि ये जितनी भी अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं वो सारी कम्युनिटीज़ अपने कस्टम के हिसाब से ही लॉस, अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से ही सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो मैरिज हो, डाइवोर्स हो, है ना। आप ट्राइब्स में देखेंगे, अलग अलग ट्राइब्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो एमपी की कई सारी ऐसी ट्राइब हैं जहाँ पर अलग अलग तरीके की मैरिजेस हैं, है ना। एक ऐसा विवाह है जिसमें किडनैपिंग भी की जाती है। तो इस तरीके के लॉज हैं, इस तरीके के कस्टम्स हैं, पर्सनल लॉज हैं और कस्टम हैं। इन सारी चीज़ों को ख़त्म करके एक यूनिफॉर्म सिविल लॉ बनाने की बात की जा रही है। तो अलग अलग कम्युनिटी रजिस्ट कर सकती है और यही एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है कि अभी तक के यूसीसी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। क्या चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उत्तराखंड के जो यूसीसी ड्राफ्ट है उससे? बेसिकली इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस पे फोकस किया जा रहा है जिससे जेंडर इक्वलिटी क्या हो? इंश्योर हो सके, स्पेशली इन द मैटर रिलेटेड टू इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस से रिलेटेड मैटर मतलब जब भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मैटर होंगे, है ना, उससे रिलेटेड मैटर में इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी पे फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिस है जिसे रिवोक की जा रही है। फॉर एग्जांपल पॉलीगैमी, है ना, एक से ज़्यादा पत्नी रखने वाली जो प्रैक्टिसेस है मुस्लिम कम्युनिटीज़ में, उसे बैन किया जा रहा है। इद्दत, मैंडेटरी पीरियड ऑफ द वेटिंग टू बी ऑब्जर्व बाय वुमेन फॉलोइंग द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज। एक बार मुस्लिम मैरिज हो गई उसके बाद कुछ समय तक के इंतज़ार करना पड़ता है महिला को, वो प्रैक्टिस को इद्दत बोलते हैं। इसे भी रिवोक करने की बात की जा रही है। और ट्रिपल तलाक, जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है, उसे भी रिवोक करने की बात की जा रही है। इसके अलावा Code also likely to extend equal property share to Muslim women against the existing 25% share accorded under Muslim personal law। 50-50 शेयर करने की बात की जा रही है प्रॉपर्टी में महिलाओं को। अभी 25% दिया जाता है मुस्लिम महिलाओं को प्रॉपर्टी का। अब ये किया जा रहा है कि आधी प्रॉपर्टी किसकी? लड़के की रहेगी, आधी प्रॉपर्टी लड़की की। मतलब जितने भी बच्चे होंगे उनमें बराबर डिवाइड होगी। जो मैरिज एज है ये चेंज नहीं की जा रही है। 18 साल फॉर वुमेन एंड 21 ईयर्स फॉर मैन यही रहने वाली है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल मुस्लिम कम्युनिटी, जहाँ पर मिनिमम एज क्या है महिलाओं के लिए? 15 साल। तो अलग अलग पर्सनल लॉ के हिसाब से अलग अलग एजेस हैं। तो वो सारी चीज़ें, है ना, अब ख़त्म हो रही है उत्तराखंड में और
मिनिमम एज फॉर वुमेन 18 वर्ष हो रही है और लड़कों के लिए 21 वर्ष। तो ये सारी चीज़ें होने की संभावना है। इसके अलावा कमेटी ने ये भी कहा है कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप भी होना चाहिए। तो लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ें भी इंक्लूड की गई है। काफ़ी प्रोग्रेसिव ये बेसिकली यूसीसी लॉ है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट कि व्हाट हैज़ द सुप्रीम कोर्ट सेड, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो लगातार कई सालों से सुप्रीम कोर्ट हमेशा से ये कह रही है कि जो यूसीसी है उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। चाहे वो शाहबानो केस हो 1985 का, जिसमें कोर्ट ने कहा था इट इज़ अ मैटर ऑफ रिग्रेट दैट आर्टिकल 44 हैज़ रिमेन अ डेड लेटर एंड कॉल फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ये लाइन आप लिख सकते हैं अपने आंसर में, मेंस के यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूसीसी एक डेड लेटर बन चुका है और इसके इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ और केसेस हैं, फॉर एग्जांपल सर्रा मुद्गल केस, इसमें भी सेम चीज़ कही थी कि इम्प्लीमेंटेशन करो। इसके अलावा जॉन वाला मोहतम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 अमॉन्ग केसेस, ये ऐसे कुछ केस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्लीमेंटेशन की बात कही है। ये लॉ बनाने की जो पावर है स्टेट गवर्नमेंट की, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। जो उत्तराखंड ने कमेटी बनाई थी उसको चैलेंज किया गया था पीआईएल के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल को पेटिशन को पूरी तरीके से खारिज कर दिया और उसमें हवाला किसका दिया गया, एंट्री 5 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट का, विच डील विथ मैरिज एंड डाइवोर्स, इन्फेंट एंड माइनर्स, अडॉप्शन, विल्स, इंटेसी एंड सक्सेशन, जॉइंट फैमिली एंड पार्टीशन। ये सारे सब्जेक्ट्स जो है एंट्री 5 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट में दिए हुए हैं। तो इसके हिसाब से ये पेटिशन को खारिज करके कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट के पास लॉ बनाने का पूरा अधिकार है कॉन्करेंट लिस्ट में। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ से वो कन्फ्लिक्ट होता है तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रीवेल करेगा, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के साइन ले लेते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट का लॉ जो है प्रीवेल कर सकता है और वो लॉ इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसी तरीके से गोवा में भी ऑलरेडी यूसी से इम्प्लीमेंट हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉ कमीशन की। जो लॉ कमीशन है बीजेपी केंद्र सरकार के द्वारा जो बनाया गया था, एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाया गया था 2018 में, उसने क्या कहा था यूसीसी के बारे में। इन अगस्त 2018 द 21st लॉ कमीशन हेडेड बाय द फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज बलबीर सिंह चौहान सबमिटेड अ 185 पेज कंसल्टेशन पेपर ऑन रिफॉर्म्स ऑफ फैमिली लॉ। ठीक है, तो यूसीसी के बारे में जो है ऑलरेडी लॉ कमीशन ने कई बार अलग अलग टाइम पे रिकमेंडेशन दी है। जो 21st लॉ कमीशन था विच वॉज हेडेड बाय बलबीर सिंह चौहान, उन्होंने भी रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने क्या कहा था, द फॉर्मुलेशन ऑफ यूसीसी इज नाइदर नेसेसरी नॉर डिज़ायरेबल एट दिस स्टेज। लॉ कमीशन का कहना ये है कि ज़रूरी नहीं है यूसीसी इम्प्लीमेंट करना और डिज़ायरेबल भी नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। द रिपोर्ट ऑल्सो स्टेटेड दैट यूनिफाइड नेशन डिड नॉट नेसेसरली नीड यूनिफॉर्मिटी। यूनिफाइड नेशन ज़रूरी नहीं है कि उसमें यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए लॉज में। एडिंग दैट सेक्युलरिज्म कुड नॉट कॉन्ट्रडिक्ट द प्लूरलिटी प्रिवेलेंट इन द कंट्री। सेक्युलरिज्म जो है कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही है प्लूरलिटी प्रिवेलेंट इन द कंट्री में। इट हाउएवर रिकमेंडेड द डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस एंड स्टीरियोटाइप्स विद इन द एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉ शुड बी अमेंडेड। इसका मतलब उन्होंने कहा है कि जेंडर जस्टिस इंश्योर करना चाहिए, ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए जिसके थ्रू जेंडर जस्टिस जो है और स्टीरियोटाइप को तोड़ा जा सके, जो कि पर्सनल लॉज में अभी भी है। तो फोकस किया गया है कि यूसीसी थोपना नहीं चाहिए जब तक कि जो कम्युनिटी है वो पूरी तरीके से तैयार ना हो जाए। और इसके साथ कई सारे चैलेंजेस भी हैं, है ना, जैसे सबरीमाला वाला जो इशू है वो अभी तक के सॉल्व नहीं हुआ है ना। तो हिंदुओं की फेथ का भी इशू है, मुस्लिम्स की फेथ का भी इशू है और बहुत सारी जो ट्राइब्स हैं उनके कस्टम और फेथ का भी इशू है। नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली हम लोगों ने 371A आर्टिकल्स, 371B C D इस तरीके से अलग अलग आर्टिकल बनाए, उसमें कस्टम से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं सारे स्टेट को। ठीक है, तो असिमेट्रिक हमारे यहाँ जो फेडरलिज्म है वो असिमेट्रिक फेडरलिज्म है, अलग अलग स्टेट को अलग अलग पावर दी गई है। तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी को एक साथ अकोमोडेट करने के लिए अलग अलग तरीके से हमने सबको पावर दे रखी है और इसलिए इतना ज़्यादा हम लोग जो है एज अ नेशन क्या है, यूनाइटेड है। ठीक, तो लॉ कमीशन का भी यही कहना है कि इस समय डिज़ायरेबल नहीं है। बाकी स्टेट अपने अपने जो
लॉज हैं वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और स्पेशली वो लॉज जिससे जेंडर जस्टिस इंश्योर हो रही है। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था। होपफुली आपको आर्टिकल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है अनएंडिंग वोज। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2IR मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप से रिलेटेड ये आर्टिकल है। इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप की जब भी हम बात करते हैं तो एक इशू है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता है दोनों कंट्री के बीच में, वो है फिशरमैन वाला इशू। ठीक है, फिशरमैन वाला इशू क्या है समझते हैं। अगर आप तमिलनाडु साइड से देखें तो तमिलनाडु से कोस्टल एरियाज़ में जो मैरीटाइम बॉर्डर है इंडिया की, वहाँ पर फिशरमैन फ़िशिंग करते रहते हैं, और कई बार मैरीटाइम बॉर्डर से श्रीलंका की जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं उसमें चले जाते हैं और वहाँ फ़िशिंग करने लगते हैं। तो ऐसे में जो तमिलनाडु के जो फिशरमैन हैं वो इसके अगेंस्ट है और वो गवर्नमेंट पे बहुत प्रेशर डालते हैं। तो यहाँ जो श्रीलंका की नेवी है वो जनरली फ़िशरमैन को अरेस्ट कर लेती है उनकी बॉर्डर में आने के लिए, कि तुम हमारी बॉर्डर के अंदर आके क्यों फ़िशिंग कर रहे हो, या फिर तुम गलत तरीके से हमारी बॉर्डर में आ गए हो, इसलिए अरेस्ट हो जाते हैं। और ये अरेस्ट चलता रहता है, फिर प्रोसेस चलती है इनको छुड़वाने की डिप्लोमेटिक लेवल पर, फिर फ़िशरमैन को वापस छुड़ाया जाता है, साल 2 साल लगते हैं। पर मेन इशू क्या है? मेन इशू है ट्रॉलर का यूज़ करना। जो इंडियन फ़िशरमैन हैं, जो तमिलनाडु के हैं तमिल फ़िशरमैन, वो ट्रॉलर एक मशीन का यूज़ करते हैं, और इस मशीन से एकदम डीप एकदम ऊपर शैलो लेवल पर जितनी भी छोटी छोटी भी मछलियाँ होती हैं, एकदम छोटी छोटे साइज़ वाली जुवेनाइल मछलियाँ, जुवेनाइल फिशेस, उसको ये ट्रॉलर जो है क्या करता है, पकड़ लेता है, कैप्चर कर लेता है। ऐसे केसेस में क्या होगा, सस्टेनेबिलिटी पे सवाल उठेगा। आप बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़िए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ेंगे तो फिर जो है मछली इस पर्टिकुलर एरिया में एक्सटिंक्ट हो सकती है। तो ये लाइवलीहुड का सवाल है जो फ़िशरमैन हैं उनकी। कौन से फ़िशरमैन? जो श्रीलंका के हैं, जो तमिलियंस हैं। जाफना एरिया में, नॉर्दर्न एरिया में देखें तो यहाँ पर श्रीलंकन तमिल ही रहते हैं। तो बेसिकली तमिल की ही फाइट है, दोनों तरफ के फ़िशरमैन लड़ रहे हैं, और यहाँ जो तमिल हैं इनकी बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं गवर्नमेंट पे, इसलिए गवर्नमेंट जो है इंडिया के जो फ़िशरमैन हैं उनके अगेंस्ट ये सारे एक्शन लेती है और अरेस्ट करती है। ये इशू बहुत समय से चला आ रहा है। रिसेंटली 23 फिशरमैन को क्या किया गया, 2 ट्रॉलर को कैप्चर किया गया, सीज़ किया गया। ठीक है, इन्हें अरेस्ट किया गया। तो ये हर साल का मुद्दा है। ठीक है, लास्ट ईयर देखें 240 फिशरमैन को पूरे लास्ट ईयर में अरेस्ट किया गया था। अभी 2 महीने के भीतर जो है 69 के आसपास फिशरमैन जो है क्या हो चुके हैं, अरेस्ट हो चुके हैं। बहुत लंबा पीरियड चलता है, फिर इन्हें अरेस्ट करके डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन के थ्रू जो है इन्हें छुड़वाया जाता है। प्रॉब्लम क्या जाती है, जो महंगी ये ट्रॉलर यूज़ करते हैं ना बोट का, उसका कन्फिस्केशन में बहुत ज़्यादा इशू आता है। जब तक इसे छोड़ा जाता है तब तक कि वो सी वर्दी कंडीशन में नहीं होती है, दोबारा यूज़ करने की कंडीशन में नहीं होती है। जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू ये सारी चीज़ें रिलीज़ की जाती है। तो ये इशू ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि जो प्राइम मिनिस्टर हैं अपने, उन्होंने 2015 में कहा था कि ये जो इशू है इसे एज अ ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न कंसिडर करना चाहिए, और इसी तरीके से जो टेंशन है ओवर फिशरमैन मस्ट बी हैंडल्ड एज अ ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न। इसके बाद 2016 में दोनों कंट्रीज़ ने एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया था ऑन फिशरीज़, जो कि हर 3 महीने में मिलने वाले थे। और इसके अलावा बाई एनुअल मीटिंग्स भी डिसाइड की गई थी बाय द मिनिस्टर ऑफ फिशरीज़, है ना। 2 साल में कम से कम 1 साल में कम से कम 2 बार जो मिनिस्टर होंगे फिशरीज़ के वो भी मिलेंगे। ठीक, तो ये इस तरीके के हम लोगों ने सॉल्यूशंस पहले निकालने की कोशिश की है, जिसके थ्रू जो फिशरमैन इशू है उसे रिजॉल्व किया जाए। लेकिन अगर हम बात करें जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है, अभी तक के केवल 5 बार उसकी सिटिंग हुई है, और आखिरी कब हुई थी, 2022 में। तो अगर हम चाहते हैं कि ये फिशरमैन इशू है, तो इंडिया को सबसे पहले ट्रॉलर के यूज़ को बैन करना चाहिए और डीप सी फिशिंग को एनकरेज करना चाहिए। जितनी डीप सी फिशिंग करेंगे वहाँ से, है ना, अच्छे मात्रा में, अच्छे कंसंट्रेशन और बड़ी फिशेस जो है इंडिया फिशरमैन को
मिल सकती है। ट्रॉलर का यूज़ करना पूरी तरीके से सरकार को बैन करना चाहिए। 2017 में इसका बैन श्रीलंका ने ऑलरेडी कर चुका है और इंडिया को भी करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो इशू है उसे कंपैशन और पीरियोडिक टॉक्स के थ्रू जो है रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। ठीक, तो ये जो है हमारा आर्टिकल हो जाएगा। होपफुली आर्टिकल आपको क्लियर हो गया है। लास्ट आर्टिकल है माइक्रो क्रेडेंशियल द नेक्स्ट चैप्टर इन हायर एजुकेशन। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी ओके इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, चांसेस कम है लेकिन मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल कौन ने लिखा है? जगदीश कुमार ने लिखा है, जो कि चेयरमैन है UGC के। आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर अनएम्प्लॉयमेंट इशू आता है तो उसमें एज अ सॉल्यूशन लिख सकते हैं, माइक्रो क्रेडेंशियल कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। इसके अलावा आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करें, उसमें रिफॉर्म की बात करें, तो उसमें भी आप माइक्रो क्रेडेंशियल कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किए जाने की बात कर सकते हैं। समझेंगे माइक्रो क्रेडेंशियल क्या है, पहले समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। ठीक है, सबसे पहली बात तो इंडिया में जो है एजुकेशन सिस्टम बड़ा ख़राब है। सब कुछ रोट लर्निंग के ऊपर है। डिग्री लो, सब पास हो गए, 100 परसेंटेज बन गए, 101 बन गए किसी किसी के, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्किल्स चाहिए इंडस्ट्री को, वो स्किल इन बच्चों के पास नहीं है। आप इंजीनियर्स की बात करें, 30 से 40% ऐसे इंजीनियर होते हैं जो एम्प्लॉयबल होते हैं, उनके पास जॉब करने की क्षमता होती है, उनके पास वो पर्टिकुलर स्किल होती है। 4 साल सिविल इंजीनियरिंग की, लेकिन उसके बावजूद भी एक घर बनाने की बात करेंगे या छोटी सी दीवार खड़ी करने की बात करेंगे तो उन्हें नहीं आएगा समझ कि ये कैसे करना है। उनसे ज़्यादा एक ठेकेदार को पता होता है जो काम वो स्किल करते करते सीख जाता है। ठीक है, तो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है, बिल्कुल थ्योरेटिकल वाला है, एप्लीकेशन बेस्ड नहीं है। बच्चों को स्किल मिलती नहीं है, इसमें सिर्फ बच्चों की गलती नहीं है, एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। पढ़ते हैं, पास होते हैं रट्टा मार के, और फिर जो है पर्टिकुलर जो हमें स्किल चाहिए होती है वो मिलती नहीं है। सर्टेन स्किल नहीं मिल पाती तो इंडस्ट्री क्या बोलती है, आप जॉब करने लायक ही नहीं है। इवन आप इंजीनियर को देख लो, TCS आती है, ढेर सारे बच्चों को उठा के ले जाती है। क्या देखती है कि ये काम करने लायक हैं कि नहीं, इनके पास वो स्किल है क्या, ये सब नहीं देखती। वो सिर्फ ये देखती कि ये काम करने लायक है। ठीक है, काम करने लायक है तो वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं उनको। अलग से इंडस्ट्री खुद ट्रेनिंग देती है। 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद भी अगर अलग से ट्रेनिंग देनी पड़ रही है तो फिर ऑब्वियस है क्वेश्चन मार्क उठेंगे एजुकेशन सिस्टम पे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, जो हम डिग्री प्रोवाइड करते हैं इसको बोलते हैं मैक्रो क्रेडेंशियल्स। मैक्रो क्रेडेंशियल बेसिकली डिज़ाइन किया जाता है फॉर लाइफ लॉन्ग लर्नर। जो 3-4 साल के जो प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज होते हैं उसको हम बोलते हैं मैक्रो क्रेडेंशियल कोर्सेज। ठीक है, ये कोर्सेज जो गैप है एजुकेशन और स्किल के बीच में वो कम नहीं कर पा रहा है, और इसी के कारण जो है एम्प्लॉयबिलिटी इंडिया में अच्छी नहीं है। इसलिए जो है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बात की गई है कि जो माइक्रो क्रेडेंशियल कोर्सेज हैं वो इस गैप को कम कर सकते हैं, और बहुत सही वक्त पर वो आए हैं। वो मॉडर्न स्किल और कॉम्पिटेंसीज बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयबल बना सकते हैं, और उसमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्या रोल अदा कर सकता है इस आर्टिकल में वही सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो माइक्रो क्रेडेंशियल क्या है, दे आर अ शॉर्ट ड्यूरेशन लर्निंग एक्टिविटीज़। बड़े छोटे छोटे ड्यूरेशन की लर्निंग एक्टिविटीज़ है। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक कोर्स है, 3 महीने का कोर्स है। आपने कोर्स किया, आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसका वैलिडेशन हुआ, प्रॉपर असेसमेंट हुआ कि आपने वो जो चीज़ें पढ़ाई गई उसको आपने अच्छे से अप्लाई किया नहीं किया, आपने वो स्किल सीखी नहीं सीखी, और रिलायबल असेसमेंट प्रोसेस के बाद जो है आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि आपको ये स्किल मिल चुकी है AI से रिलेटेड, है ना। ऐसे गूगल के कई सारे कोर्सेज आते हैं, आप प्रोजेक्ट करते हैं और प्रोजेक्ट करने के बाद फिर आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। 3 महीने का, 2 महीने का, 1 महीने के, ऐसे शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज हैं जो आपकी स्किल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। इंडिया की स्किल की बात करेंगे तो केवल 4 से 5% पूरी जनता है इंडिया में, लेबर फोर्स है जिनके पास स्किल है। बाकी देखें दूसरी कंट्रीज़ में तो 90-95%, साउथ कोरिया, जापान, यहाँ पर इतने परसेंट लोग जो है स्किल हैं। इंडिया ने स्किल इंडिया ज़रूर शुरू किया था, लेकिन स्टिल जो एजुकेशन डिग्री लेने के बाद भी जो स्किल की कमी है, वो स्किल की कमी को हम माइक्रो क्रेडेंशियल कोर्सेज से पूरा कर सकते हैं, जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन लर्निंग एक्टिविटीज़ है। इसे ऑनलाइन, फिज़िकल और हाइब्रिड मोड में
वेरियस लेवल पर ऑफ़र किया जा रहा है, बिगिनिंग, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पर। ठीक है, तो ये मैक्रो क्रेडेंशियल से अलग हैं। मैक्रो क्रेडेंशियल में 4 साल के 3 साल के यूजी कोर्सेज आते हैं। आपने सुना होगा नैनो डिग्रीज़ का, माइक्रो मास्टर डिग्री का, डिजिटल वेजेस का, ऑनलाइन सर्टिफिकेट का। ये सारे वर्ड टर्मिनोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है ना। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑफ़र कर रहे हैं इस कोर्सेज़ को। फॉर एग्जांपल Allison.com, क्रेडली, EDX, गूगल, लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट, PwC, Udacity। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है बाहर की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, UK एंड यूनाइटेड स्टेट, जो कि इस तरह के माइक्रो क्रेडेंशियल कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहे हैं। इवन इंडिया में भी देखोगे तो डिप्लोमा कोर्सेज़ इसी तरह के कोर्सेज़ हैं, और 3 महीने 6 महीने के कोर्सेज़ भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन सिर्फ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, IITs, IIM है ना, इनमें ऐसे सर्टिफिकेट कोर्सेज़ देखने मिलते हैं। वो भी बहुत बड़े बड़े हैं, 1-1, 1.5 साल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज़ हैं। ठीक है, लेकिन एकदम छोटे छोटे कोर्सेज़ नहीं हैं। जो स्किल प्रोवाइड की जा रही है माइक्रो लेवल पर, वो बेसिकली इन्हीं प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। तो बेसिकली इस आर्टिकल में क्या कहा गया कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को माइक्रो क्रेडेंशियल कोर्सेज ऑफ़र करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया का जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है, जो क्रेडिट सिस्टम है, वो वैसे ही है, सिमिलर है माइक्रो क्रेडेंशियल कोर्सेज की तरह, है ना। यहाँ पर जो क्रेडिट सिस्टम है, 4 क्रेडिट में आपको एक सब्जेक्ट आप पास हो जाते हैं। और 1 क्रेडिट का मतलब क्या होता है, आपने 1 घंटा लेक्चर अटेंड किया है और 2 घंटा लैब वर्क पर वीक अटेंड किया है। अगर आपने 4 क्रेडिट ले लिया तो आपका वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है। उसी तरीके से माइक्रो क्रेडेंशियल कोर्सेज़ में भी नोशनल आर स्पेंड करने होते हैं, उसी तरीके से आपको क्रेडिट मिलते हैं। तो इंडिया का जो एजुकेशन का जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है, वो अलाइन करता है माइक्रो क्रेडेंशियल कोर्सेज से। ठीक है, तो आसानी होगी इंटीग्रेशन में, ये बात की गई है। इसके अलावा एक जो नेक्स्ट चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ डिस्कस की गई है, वो ये है कि माइक्रो क्रेडेंशियल जो कोर्सेस ऑफ़र किए जा रहे हैं, उसको अलाइन करने की ज़रूरत है इंडिया के हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड के साथ। अगर हम अलाइन नहीं करेंगे तो बच्चों के साथ फ्रॉड हो सकता है, उन्हें जेन्युइन स्किल भी प्रोवाइड की जा सकती, और उनसे पैसा भी लिया जा सकता है। प्राइवेट प्लेयर्स बहुत सारे हैं जो दे रहे हैं, इन्हें रेगुलेट करने की बात की जा रही है, और एक सर्टेन स्टैंडर्ड डेवलप करने की बात की जा रही है, ताकि प्रॉपरली जो स्किल प्रोवाइड की गई है उसका प्रॉपर असेसमेंट हो सके, प्रॉपरली उसे डिलीवर किया जा सके। ठीक, तो ये 2 चीज़ों की यहाँ पर बातचीत की गई है। बेसिकली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ऑफ़र करने की ज़रूरत है ऐसे माइक्रो क्रेडेंशियल कोर्सेज़ को, ताकि जो गैप है उसको हम कम कर सकें स्किल का और एजुकेशन डिग्री का। अब साथ ही में मैक्रो और माइक्रो क्रेडेंशियल दोनों एक साथ दिए जा सकते हैं, है ना। 4 साल की डिग्री और उसमें 3 महीने का एक कोर्स करवा लो, है ना। लास्ट में इंटर्नशिप होती ही है। और अब बच्चे खुद से ऑप्ट कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स करना चाहे कोई, कोई और सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहें, तो ये सारी चीज़ें ऑफ़र करने की ज़रूरत है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को। और सिर्फ कुछ इंस्टीट्यूशन को नहीं, सारे इंस्टीट्यूशन को। इंडिया में बहुत सारे यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, सबको ये सारी चीज़ें ऑफ़र करने की ज़रूरत है। इस तरह के कोर्सेज़ को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है ना। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है स्किल एजुकेशन पे, और अगर हम चाहते हैं कि स्किल एजुकेशन बढ़े, स्किल बढ़े बच्चों की, तो इस तरह के माइक्रो क्रेडेंशियल कोर्सेज बहुत ज़्यादा जो है क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं इस गैप को भरने के लिए, स्किल प्रोवाइड करने के लिए। बहुत अच्छा ये चांस है इंडिया के पास, एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहिए, और माइक्रो क्रेडेंशियल जो कोर्सेज हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ़र करने की ज़रूरत है, प्रॉपरली रेगुलेट करने की ज़रूरत है। तो ये बेसिकली हमारा पूरा आर्टिकल था। होपफुली आपको आर्टिकल समझ में आ गया होगा।